everyone, welcome to IPHI YouTube channel. Today we are going to study about glycogenolysis. So what is glycogenolysis? The degradation of stored glycogen in the liver and muscle constitute glycogenolysis. As the name suggests, glycogen is a complex polysaccharide. It's a sugar and polysaccharide that is stored in the liver in humans or animals. ठीक है, तो ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है और ये लिवर में स्टोर होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। और इसी तरीके का एक कार्बोहाइड्रेट और है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम है स्टार्च, जो प्लांट्स में स्टोर होता है। आपने आलू खाया होगा, राइस लिया होगा, आपने सुना होगा कि इस पे स्टार्च होता है। तो स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है। सिमिलरली ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है। बट ग्लाइकोजन का काम क्या है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है जब हमें नेसेसरी ग्लूकोज चाहिए होती है, तो लिवर से वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है। तो लिवर में ग्लाइकोजन ह्यूमंस, एनिमल्स स्टोर करते हैं और सेम वे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च है वो स्टोर होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो एक ये पॉलीसैकेराइड है और ये हमारे लिवर में स्टोर रहता है। सो इसको ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोजन है और लाइसिस है, तो ग्लाइकोजन तो हमारा वो कार्बोहाइड्रेट हो गया जो स्टोर्ड है लिवर में, और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। ठीक है, सो इस ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। और ये ग्लाइकोजन लिवर में, मसल्स में स्टोर हुआ होता है, उसके डिग्रेडेशन को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। अब इसका जो सिंथेसिस है और डिग्रेडेशन है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। एक बार सिंथेसाइज हो गया तो वो दोबारा से ब्रेक यानी कि वो प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होने के उसमें नहीं होता। सो दिस इज नॉट रिवर्सिबल, बोथ द कंडीशंस आर नॉट रिवर्सिबल। An independent set of enzymes present in the cytosol carry out glycogenolysis. अब जैसे आपको पता है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए न्यूमरस एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हैं जो इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड ये जो एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाते हैं वो हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादातर देखा जाता है लिवर में, मसल्स में, तो उसको वो जो एंजाइम डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे उन सेल्स के, जैसे लिवर के सेल्स हैं। So glycogen is degraded by breaking alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ग्लाइकोजन है इसको हम इमेजिन करेंगे एक मोती की माला की तरह। ठीक है, आपने देखा होगा मोती की माला जिसमें कई सारे मोतियाँ होती हैं और वो माला बनती है, राइट? तो उस माला में जो बीड्स हैं, मोती हैं, वो इमेजिन करो कि वो ग्लूकोज यूनिट्स है और उसमें जो धागा है वो बॉन्ड है जो इन ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ के रख रहा है। अब अगर हम इसे ब्रेक डाउन करना है तो हम इनके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, तभी तो एक एक मोती हम निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? तो ग्लाइकोजन हैज टू बी डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो स्ट्रेट चेन में अगर हमारा ग्लाइकोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और हमारा जो ग्लाइकोजन है वो कभी कभी ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांचिंग भी निकल सकती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन होता जाए, उसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज देयर, ब्रांचिंग इज ऑलवेज देयर, है ना। स्टार्च में और ग्लाइकोजन में यही डिफरेंस होता है कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू द स्टार्च। ठीक है, तो अल्फा 1,4 बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रेट चेन को लिंक करती हैं और जहां जहां ब्रांच अपीयर होते हैं वहां पे होता है हमारा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज। अब अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है तो हमें एंजाइम की जरूरत है। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्शन में है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वो एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। तो फर्स्ट एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये हमें पता है कि जो हमारी ग्लाइकोजन की चेन है उसमें ये बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं।
तो इन बॉन्ड्स के ऊपर ये वाला एंजाइम टारगेट करता है, यानी कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ऊपर टारगेट करता है और धीरे धीरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सीक्वेंशियल वे में क्लीव करके बाहर निकालता है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लीव होने के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे वो फ्री ग्लूकोज नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। मतलब वो ग्लूकोज जो है फॉस्फेट के साथ लिंक हुआ होगा, और लिंक कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पे, इसीलिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ पे बोला गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलाइसिस and it continues until 4 glucose residues remain on either side of the branching point. Okay, and if we imagine कि ये जो है हमारे ग्लूकोज यूनिट्स है, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं एक ग्लाइकोजन की चेन देख रहे हो, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से लिंक है। जहाँ स्ट्रेट चेन होती है वहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और अगर यहाँ से मान लो कि ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है तो जिस पॉइंट पे ब्रांचिंग होती है वहाँ पर होता है अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जो हमारा पहला एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, वो क्लीव करता है ये वाले बॉन्ड्स को, यानी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को। ठीक है, सो इस प्रोसेस में क्योंकि ग्लूकोज जो फ्री रिलीज होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, तो ये प्रोसेस क्या है, फॉस्फोरोलाइसिस। और ये फॉस्फोरोलाइसिस जब तक कंटिन्यू होता है जब तक हमारा जो ये ब्रांचिंग पॉइंट है इसके आसपास 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लेफ्ट और 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो राइट में ना हो। ठीक है, तो ये काफी लंबा चेन होता है, लेकिन ये एंजाइम यहाँ आके रुक जाता है। अब इसको क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रांच जो है इसको निकालनी है हमें। ठीक है, तो काफी यहाँ ब्रांच के पास भी काफी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, तो सबसे पहले हमें इन ग्लूकोज यूनिट्स को यहाँ से रिलीज करना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम के साथ। अब ये जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है जिसका आगे प्रोसेसिंग होनी है इसको हम बुलाएंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज यूनिट है 4 ग्लूकोज यूनिट लेफ्ट में, 4 ग्लूकोज यूनिट राइट में, एंड यहाँ जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट है यहाँ तक आपका जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, काफी लंबी चेन इसके पहले थी। अब ये जो बचा है इसको हम बुलाएंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन को आगे ब्रेक डाउन करना है, तो आगे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या है मैं एक बार आपको बताती हूँ। अब दोबारा से हम बना रहे हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, यहाँ इस पॉइंट पे आपकी ब्रांचिंग हो रही है और यहाँ पे 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स राइट में एंड 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो लेफ्ट में बचे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल जो आपका ग्लाइकोजन था उसमें ये बचा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या है, जैसे डी ब्रांचिंग यानी कि ब्रांच को रिमूव करना है ना, तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूनिट्स हैं इनको यहाँ से हटाना है, तभी तो ये ब्रांच को निकाल पाएगा। तो सबसे पहले ये अल्फा 1 to 4 यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हैं ये अल्फा 1 to 4 लिंकेज से ही जुड़े हैं, पहले इनको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो डी ब्रांचिंग का एंजाइम पहले अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ने के बाद ये सारी चेन को उठा के ये आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड इसको दोबारा से जोड़ देगा। यानी कि पहला काम क्या था, अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना और यहाँ पर दोबारा से अल्फा 1 to 4 लिंकेज जो है वो फॉर्म करके यहाँ पर जो ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ से निकाले उसको स्ट्रेट चेन में लगा। तो सबसे पहला काम क्या है डी ब्रांचिंग एंजाइम का, रिमूवल ऑफ द ग्लूकोज चेन्स दैट आर अटैच्ड इन द ब्रांच, और उसको अटैच करना जो स्ट्रेट ग्लूकोज चेन्स हैं उनके साथ। अब आपके पास क्या रह जाएगा, अब आपके पास एक ग्लूकोज यूनिट रह जाएगा जो कि बॉन्ड
1 to 6 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक 1 to 6 लिंकेज से इस ग्लूकोज यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट काम क्या है, इसको ब्रेक डाउन करना। तो जब अल्फा 1 to 6 लिंकेज यहाँ से ब्रेक डाउन करता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, तो यहाँ से जो ग्लूकोज रिलीज होगा वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये फ्री ग्लूकोज यूनिट जो है वो रिलीज होगा। और अगर मान लो यहाँ से रिलीज करता तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता, अब ब्रांचिंग पॉइंट से रिलीज कर रहा है इसलिए वो फ्री ग्लूकोज है। और ये दोनों काम किसके हैं, डी ब्रांचिंग एंजाइम के। सो वंस अगेन मैं बताती हूँ डी ब्रांचिंग एंजाइम के क्या काम है। डी ब्रांचिंग एंजाइम जो ब्रांचिंग चेन यहाँ पर होती है ब्रांचिंग पॉइंट पे, उसको तोड़ना है और उसको स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज के जोड़ना है। तो अल्फा 1,4 लिंकेज तोड़ेगा भी और फॉर्म भी करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो अल्फा 1,6 लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन करेगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब इसका जो पर्पस है नाम के हिसाब से डी ब्रांच करना, तो उसने वो कर दिया। अब फ्री ग्लूकोज जो है आपके पास रिलीज है, ठीक है। तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम का वर्क था। नेक्स्ट, इस डी ब्रांचिंग एंजाइम के क्योंकि दो काम है इसीलिए इसको बाई फंक्शनल एंजाइम कहा जाता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। तो आपके जो ग्लाइकोजन था उसको ब्रेक डाउन करने में दो एंजाइम्स काम आए थे हमारे अब तक, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम जिसका नाम है, जिसमें दो काम होते हैं। एक जो है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1,4 बॉन्ड, पहले ब्रेक फिर फॉर्म, दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ अल्फा 1,6 बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रिलीज हो रहा है, डी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से हमें मिल रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और डी ब्रांचिंग एंजाइम के काम से हमें क्या मिल रहा है, फ्री ग्लूकोज। एक बार और मैं बता दूंगी, अगर ये हमारी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म कर रहे हैं, तो इस ग्लूकोज यूनिट्स को रिलीज करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की। जब ये इंडिविजुअल ग्लूकोज को रिलीज करेगा, फ्री ग्लूकोज ना होके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में होगा। अब जब डी ब्रांचिंग एंजाइम रिलीज करेगा यहाँ ब्रांच्ड ग्लूकोज को, तो वो ग्लूकोज आपको सिर्फ फ्री ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों एंजाइम्स का जो काम है उससे आपको बहुत सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज मिले हैं। अब इनका जो रेशियो है वो ये है कि हर 8 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ 1 ग्लूकोज मिलता है। मतलब 1 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होता है, फिर फ्री ग्लूकोज, फिर 1 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होता है, फिर फ्री ग्लूकोज। तो इस तरह हमारे अब लिवर में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी है और फ्री ग्लूकोज भी है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को लिवर उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे कन्वर्जन में आप देखें ध्यान से कि कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट था उसको हमने 6 पे शिफ्ट करा है ना। तो सिर्फ शिफ्टिंग हुई है फॉस्फेट की ग्रुप की, तो इसमें जो एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है इस शिफ्टिंग में उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो मतलब ये है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हम ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसके साथ आगे क्या होना है। तो वो डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कहाँ लोकेटेड है। क्या वो टिश्यूज में, मसल्स में लोकेटेड है, क्या वो लिवर में लोकेटेड है, क्या वो किडनी में लोकेटेड है। उसके लोकेशन के हिसाब से उसका फेट डिफाइन करा जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, फिर वो डिवाइड होता है। तो इस तरह करते करते देन ग्लाइकोलाइसिस में हमें अल्टीमेटली पायरुवेट मिलता है।
है ना। तो हमें ये पता है एक फैट की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हम ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब अगर वो लिवर के पास है, ठीक है, तो लिवर में तो एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यानी कि आपके पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम उसको सीधा सीधा बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, जैसे कि लिवर में है, तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलने पे वो उसे सीधा ग्लूकोज बना के दे सकता है। अब यहाँ इस तरह होता है लिवर में, हेपाटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, और ये जो फ्री ग्लूकोज है वो हम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स ही रिक्वायर्ड है, जैसे आपका ब्रेन है, आरबीसीज है, उनको हम ग्लूकोज ही दे सकते हैं, ठीक है। अब हम वो उन टिश्यूज की बात करते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता, ठीक है। जैसे मसल है, मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता और हमने उसको दिया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो वो क्या करेगा उसके साथ? तो मसल विल नॉट रिलीज ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम नहीं है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो इंस्टेड वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट कर लेगा और वो वहां पर एटीपी बना लेगा। तो ये जो एटीपी है, ये एटीपी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। सो इट प्रोवाइड्स एटीपी फॉर मसल कंट्रैक्शन वाया ग्लाइकोलाइसिस। तो मसल्स ने क्या करा, उनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एटीपी बनाने के लिए यूज कर लिया, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कर लिया उसका। और लिवर ने क्या करा, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम था, उसने उसको सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में दे दिया, ताकि जहां जहां ग्लूकोज की नेसेसिटी हो वो टिश्यूज उस ग्लूकोज को अपटेक करके यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ग्लूकोज बन सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से? लिवर में बन सकता है, किडनी में बन सकता है, इंटेस्टाइन में बन सकता है, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। मतलब हमने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करा, फिर ग्लाइकोजन में से हमें क्या मिला, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला और एक फ्री ग्लूकोज मिला। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट डिसाइड कौन करता है? उसका टिश्यू जहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर वो लिवर में प्रेजेंट है, किडनी में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जो उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर सकता है, ताकि दूसरे टिश्यूज यूज कर पाए। और अगर एंजाइम एब्सेंट है तो वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो सीधा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगा और वहां पर वो एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर है वो ऑर्गन जहां मेजर ग्लाइकोजन स्टोरेज चलता है, और जब रिक्वायरमेंट हो, चाहे रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम स्टार्वेशन में होते हैं या फास्टिंग में होती है, तभी रिक्वायरमेंट होती है ना ग्लूकोज की, तो वो लिवर उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ताकि हम हमारे वेरियस जो टिश्यूज हैं वो उसको यूज कर सके। और पेरिफेरल टिश्यूज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सीधा यूज कर लिया जाएगा इन द ग्लाइकोलाइसिस, ताकि वहां से उनको एटीपी डायरेक्टली मिल सके। तो ये कंक्लूजन है इसका। अब कुछ ऐसे लाइसोसोम्स भी होते हैं जो ग्लाइकोजन को डिग्रेड कर सकते हैं। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर सके, उनका नाम है ग्लाइसोसोमल एसिड माल्टेज। इनका होना भी बहुत जरूरी है सेल्स के अंदर। और एसिड माल्टेज को हम अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज भी कहते हैं, बिकॉज इट डिग्रेड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन। अब अगर ये अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज एंजाइम हमारे लाइसोसोम में डिफिशिएंट हो जाता है, तो वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन डिग्रेड हो रहा था, अब वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरह का ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस या डिसऑर्डर्स हम वहाँ पे देख सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 2 या फिर पॉम्पेस डिसीज। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आए पॉम्पेस डिसीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एंजाइम डेफिशिएंसी, तो आपको ये लिखना है अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज, लाइसोसोमल एसिड माल्टेज या फिर अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज। तो हमने जो भी अभी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन पढ़ा था उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ये आप जो चेन देख रहे हो ये ग्लाइकोजन की है और इसमें ब्रांचिंग भी हुई है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सीधा सीधा जो ग्लाइकोजन चेन पे अटैच हो रहा है, इस पॉइंट में जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,6 बॉन्ड है, और सीधा सीधा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वहां पर बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। अब इसको ब्रेक डाउन तभी करा जाता है जब स्टार्वेशन में या फास्टिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास एनर्जी नहीं होती ना, जब हम खाना नहीं खाते हैं, स्टार्वेशन में रहते हैं या फास्टिंग में रहते हैं, लेकिन हम इस तरह ब्रेन को तो नहीं छोड़ सकते। तो क्या होगा कि जो लिवर में ग्लाइकोजन है वो पहले ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन या ग्लाइकोजन का जो लाइसिस है उसमें जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वो एक्शन में आता है उस टाइम पे, और धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करके वो एनर्जी के लिए ले जाता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज कब रुकेगा? आपको मैंने बताया था कि जब 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इधर 4 उधर रह जाते हैं तभी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का काम खत्म हो जाता है। अब काम शुरू किसका होता है? डी ब्रांचिंग एंजाइम का। तो सबसे पहले वो यहाँ की ब्रांच तोड़ेगा और उसको यहाँ पे जोड़ेगा। तो मैंने बोला था अल्फा 1,4 बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होता है और साथ ही साथ में फॉर्मेशन भी होता है। तो ये फॉर्मेशन आगे आप देखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो इधर जुड़ गया है, जो ब्रांचिंग थी वो जुड़ गई है। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक ग्लूकोज और बचा हुआ है जो इस ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम इसको भी निकाल देता है। अब जैसे ही इसको कट कर देता है यहाँ पर, अब फ्री ग्लूकोज रिलीज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब अल्फा 1,6 बॉन्ड टूटता है तो फ्री ग्लूकोज रिलीज होता है, और जब अल्फा 1,4 बॉन्ड टूटता है जो इनके बीच में है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होता है। अब फ्री ग्लूकोज हो गया, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फर्दर क्या होगा? आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका एंजाइम भी हमने डिस्कस करा था कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है जो कार्बन नंबर 1 से उठा के कार्बन नंबर 6 तक उसको ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को। अब आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट डिसाइड कौन करता है? टिश्यू करता है जिसमें वो प्रेजेंट है। अगर वो लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके फ्री ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है। और अगर मान लो कि वो पेरिफेरल टिश्यूज में प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, वहां तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता, तो इसलिए वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस एंटर करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसका रेगुलेशन अगर देखा जाए ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट डिपेंड्स कि हम कौन से स्टेट में। हम 2 ही स्टेट में हो सकते हैं, या तो वेल फेड स्टेट हो या फिर स्टार्वेशन या फास्टिंग स्टेट हो। और ये तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम वेल फेड स्टेट में हैं या खाते पीते हैं तो वहाँ पर ग्लाइकोजन को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे इनफैक्ट ग्लाइकोजन को फॉर्म करना है ना, कि जैसे आपने मान लो खाना खाया, खाने से बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज हुआ, आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी वो पूरी हो गई, फिर भी आपका ग्लूकोज बचा हुआ है, तो उस बचे हुए ग्लूकोज को हम वापस तो नहीं बेच सकते, उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रख देंगे फ्यूचर में कभी यूज करने के लिए। जैसे वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको चेन बाय चेन बना के उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में करके हम उसको लिवर में स्टोर करते हैं। तो वो कब होता है? वेल फेड स्टेट में होता है। स्टारवेशन में तो हम ग्लूकोज की चेन नहीं बना सकते, स्टार्वेशन में हमें उल्टा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है
उसको तोड़ते हैं, जो जैसे अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था, तो तोड़ तोड़ के हम ग्लूकोज को ब्लड में वापस देते हैं ताकि जहाँ जहाँ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे वो यूज हो जाए। तो इस मैकेनिज्म को 3 चीजों से हम रेगुलेट कर सकते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन का जो एंजाइम है, यानी कि आप मान लो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ना, तो ये स्टिमुलेट क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, अब अगर इसको स्टिमुलेट करवाना है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए या मेटाबोलाइट्स होने चाहिए हमारे ब्लड में जो इसको आके ट्रिगर करें। अगर मान लो आपके पास ग्लूकोज है बहुत सारा या फिर आपके पास एटीपी है, तो वो क्या करेंगे, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करवाएंगे। भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, ग्लाइकोजन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्लाइकोजन फॉर्म करने की ज़रूरत है, इसीलिए ग्लूकोज एटीपी ये फैक्टर्स आके उसको इनहिबिट करेंगे कि इसको ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रिगर या स्टिमुलेट किसको करेंगे, ग्लाइकोजन फॉर्म करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो ये मेटाबोलाइट है, ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट करते हैं इन एंजाइम्स को। ये अभी इन्होंने क्या करा, इनहिबिट करा। और अगर इनको स्टार्ट करवाना है यानी कि एक्टिवेट करवाना है, तो वहाँ पे कौन से फैक्टर्स आएंगे, वहाँ पे जैसे कि ब्लड में लो एनर्जी लेवल्स है, यानी कि आपका जो एटीपी है वो कम होने लग गया, तो वो भी एक ट्रिगर है। ग्लूकोज कम होने लग गया, तो वो भी एक ट्रिगर है। तो यहाँ बढ़ने की वजह से इन्होंने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को रोका, यहाँ कम होने की वजह से इन्होंने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को जगाया। समझ रहे हो, तो एटीपी डिक्रीज होता है या ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, तो वो इनिशियली फिर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन होना है, हम कम हो रहे हैं अब। ठीक है, तो दिस इज द वे कि मेटाबोलाइट्स रेगुलेट करते हैं, तो उनके रेगुलेशन को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन। और नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोनल रेगुलेशन में हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलेट करते हैं, वो है इंसुलिन, ठीक है, और एक है ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स हैं, तो ये हार्मोन भी इन एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब क्या, स्टॉप या स्टार्ट करना। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन का केस अगर देखें तो इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से सेक्रेट होता है। कब सेक्रेट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, यानी कि आपने खाना खाया, आप वेल फेड स्टेट में हो, तब इंसुलिन रिलीज होता है। उसका काम क्या था कि जो भी ज्यादा ग्लूकोज लेवल है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है, उसको नॉर्मल में लेके आना है। तो वो सीधा ग्लूकोज को उठाएगा, टिश्यूज में वो अंदर देगा ताकि टिश्यूज में ग्लूकोज यूज हो जाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये काम है इंसुलिन का। ग्लूकागॉन का क्या काम है, ग्लूकागॉन तब सेक्रेट होता है जब हम स्टारवेशन में होता है। तो स्टारवेशन में जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो ये ट्रिगर करता है ग्लूकागॉन को रिलीज करवाने के लिए। और ग्लूकागॉन इनफैक्ट क्या करेगा, वो हेल्प करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की, स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्लाइकोजन को तोड़े और ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल कम हुआ है उसको नॉर्मल में लेकर आए। तो आप समझ रहे, इंसुलिन वेलफेड स्टेट में रिलीज होता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल करें। और ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है, स्टारवेशन की स्टेट में रिलीज होता है जहां पर कम से कम जो ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल में लेकर आए। कैसे लेकर आए, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन है। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम का काम क्या है कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज काइनेज। तो वो कैल्शियम जो है वो सेक्रीट होगा ज्यादा से ज्यादा इन कंडीशंस में, और वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट करेगा। एक और एंजाइम है काइनेज करके, फॉस्फोराइलेज काइनेज, और वो एंजाइम इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे। तो अभी एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हमने डिस्कस करा कि मेटाबोलाइट्स रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स में हमने देखा इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे रेगुलेट करते हैं, और कैल्शियम में क्या देखा कि कैल्शियम इंक्रीज जब रिलीज होगा तो वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को स्टिमुलेट करेगा। फॉस्फोराइलेज काइनेज
जो कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कर पाए। थैंक यू।